फ्लूट चढ़ा चढ़ा के मेरी बहन को मार दिया तुमने। तुम्हारी यूनिट ने करा, वो अकेला थोड़ी है। क्या ही हो तुम 3-4, तुम्हें दुनिया भर की यहाँ तुम बात कर रहे हो। इंसानियत तुम्हारे अंदर है नहीं है। मेरे को भेज के 1 घंटे में उसे पता नहीं क्या चढ़ा के फ्लूट मार दिया। हमें क्या पता क्या चढ़ा दिया। 2024 की घटना है। हम इसे जो है बेटी की शादी करना चाहते थे, तो ऐसे में डिप्रेशन में तो कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए हम इसे जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन हमारे घर के पास ही है, वहाँ पे इसे लेके गए। लेके जाने के बाद मैडम हम जस्ट ओपीडी में लेके गए थे दवा लिखवाने के लिए। हमें नहीं पता था कि वो लेके भर्ती कर देंगे। ओपीडी में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई, तो मैडम जब मेरा पारा चढ़ गया, मेरे से सहा नहीं गया, मैं उस डॉक्टर वीर के कमरे में घुस गया। मैंने उससे कहा मुझे पर्चे दिखाओ, मेरी बहन के साथ तुम क्या कर रहे हो। कोई मैम उस जीटीबी अस्पताल की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अभी कल ही आप जाइए, आप खुद जाके वहाँ इंक्वायरी करिए कि जितने भी वहाँ मरीज भर्ती हैं, उसका एक पर्चा मरीज के तीमानदार मरीज के परिजनों को नहीं दिया जाता। इतनी मोटी फाइल बन जाती है रोज की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। अस्पताल की लापरवाही से क्या एक किसी इंसान की जान जा सकती है? जी हाँ, आपको बता दें, दिन ब दिन जो आजकल केस आते जा रहे हैं कि किसी की जान चली गई है और सिर्फ एक डॉक्टर की वजह से। आपको बता दें, ये डॉक्टर वो होते हैं जिनको जनता मानती है कि भगवान का रूप है, जो हमें जीवन दान देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही हमें मौत के घाट उतार दे? आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने अपनी बहन के लिए आवाज़ उठाई है। आपको बता दें, जीटीबी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए वहाँ पर उसको भर्ती कराया, जो कि एक मानसिक रोगी थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। 27 वर्ष नवनिधि नाम था उन महिला का, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक अस्पताल ने लापरवाही की, या ये कहें कि लापरवाही करना चाहा। अभी हमारे साथ उनके भाई मौजूद है, बात करेंगे आखिर पूरा मामला है क्या। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा निधीश नाम है और मेरी बहन का नाम नवनिधि था। मैम वो 27 साल की थी, बहुत ही पढ़ने वाली बच्ची थी। इसने इंजीनियर थी हमारी बहन, इसने बीटेक करी थी मैडम सिविल इंजीनियरिंग में, फिर एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में हमने इसे कराई थी, और अभी फिलहाल इसकी पीएचडी चल रही थी, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा से पढ़ रही थी। मैडम हुआ ये था कि ये कोरोना वाले समय में जो घर में रहने से क्या धीरे धीरे हमारी जो बहनी नवनिधि है थोड़ी सी डिप्रेशन में आ गई थी, थोड़ा सा मानसिक अवसाद में आ गई थी। वो कोई बहुत ज़्यादा कोई शारीरिक बीमारी तो उसे थी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ लड़की थी शरीर से, थोड़ा सा मानसिक थोड़ा अवसाद में आ गई थी। उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया, घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया, नहाना धोना बंद कर दिया, बस इतना सा हल्का फुल्का, कोई उसे कोई बड़ी बीमारी। उसने वजह बताई, इसकी वजह क्या है? थोड़ा सा मैडम पढ़ाई का बोझ था, एमटेक के बाद आगे जो मेरी बहन थी वो पढ़ना नहीं चाहती, करियर को लेके परेशान, करियर था, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई कर चुकी थी, सरकारी नौकरी के लिए कहीं नंबर नहीं आ पा रहा था। फिर फादर ने मेरे ने ज़बरदस्ती थोड़ा सा उसे जो है पीएचडी में एडमिशन करवा दिया कि बेटा आगे पढ़ लो, जैसे भी है, हम नहीं पढ़ पाए तो तुम पढ़ लो। मेरे फादर ने, मैडम हम भी मेरे फादर किसान हैं, बहुत गरीब घर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, फिर भी मेरे पिताजी ने अपनी खून पसीने की कमाई से भी बहन को पढ़ाया कि घर में जो है सब कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, तो हमने भी अपनी बेटी को पढ़ा के आगे बढ़ाने के सपने देखे थे। मेरी बहन ने बहुत सपने देखे हुए थे, तो थोड़े बहुत ये मानसिक अवसाद के कारण मैम अब ये 2024 की घटना है। हम इसे जो है बेटी की शादी करना चाहते थे, तो ऐसे में डिप्रेशन में तो कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए हम इसे जीटीबी अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिलशाद गार्डन हमारे घर के पास ही है, वहाँ पे इसे लेके गए। लेके जाने के बाद मैडम हम जस्ट ओपीडी में लेके गए थे दवा लिखवाने के लिए। हमें नहीं पता था कि वो लेके भर्ती कर देंगे। ओपीडी में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई पहले तो हम जांचें करेंगे, सारी शारीरिक जांचें करेंगे कि यदि से कोई बीमारी पाई जाती है तो कॉमन सेंस की बात है, वो किसी मेडिसिन विभाग में, संबंधित विभाग में इलाज होगा। यदि दिमाग से संबंधित बीमारी होगी तो दिमाग में इलाज होगा। तो मैडम सुबह से हमें जो है जांच कराते कराते शाम के 8 बज गए। सारी हमने उसकी शरीर की जांचें करवा दी। ये 30 मार्च की घटना है और सब कुछ नॉर्मल था, उसे कोई बीमारी वैसे ही नहीं थी। 2-3 साल से तो वैसे ही वो घर पड़ी थी, बस क्लास के लिए कभी कभार कॉलेज। कितने साल पुरानी? 30 मार्च 2024 की घटना मैडम, ये पिछले साल की घटना है। और उसके बाद मैडम क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, रात के 8 बजे वो तैयार हो गए सारी फॉर्मेलिटी करके, अब इसे हम भर्ती कर देते हैं। मैडम हम सारे बैग में सामान लेके पहुंच गए, लड़की लेके। हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कितना दुर्व्यवहार होगा, कितना अनीति अमानवीय व्यवहार मेरी बहन के साथ किया गया। वो बेचारी रोती रही, तड़पती रही। वहाँ की 2 नर्स थी, वो साउथ इंडिया साइड की थी, उन्होंने इतनी बेइज्जती करी, क्योंकि शायद क्षेत्र का भी फ़र्क आ जाता है कि हम इधर से हैं। उन्होंने मेरी बहन की बहुत ही मैडम बहुत मान मर्दन करा। बोले कितनी गंदी है, सड़ी हुई है, इसे तो सालों नहाए हुए हो गए, ये सड़ी हुई, इसके बालों में जुएँ भर रही हैं, ये तो पूरा मेरा अस्पताल गंदा कर देगी, मेरा बेड गंदा हो जाएगा, मेरे सारे
मरीज गंदे हो जाएंगे, इस गंदी को तो मैं घुसने नहीं दूंगी। हमें ये मैडम 2 टूक कह दी उनके, दोनों उन नर्सों ने, साउथ इंडियन साइड नर्सें थी जो मानसिक विभाग की नर्स थी, ड्यूटी पे, उस समय की ड्यूटी पे शाम को दोनों। जब नहीं माने, हमने उन नर्सों के भतेरे हाथ पैर जोड़े कि नहीं जी, धीरे धीरे ये तो आप ही का काम है, ये नहाती धोती सब करती, तो हमें अस्पताल ही क्यों लाते, ये व्यवहारिक परिवर्तन के लिए तो आपकी जिम्मेदारी आपको करना। उन्होंने कह दिया नहीं, हमें तो साफ सुथरी धुली धुलाई लड़की चाहिए। मैडम नाई बुलाना पड़ा, रात के 8:30 बज चुके थे, हमें पास की कॉलोनी से नाई लेके आना पड़ा। घर से हम नाई को लाए, कोई दुकान भी खुली नहीं मिली, उसके सारे बाल कटवा दिए। लड़की जमीन पे लेट गई, हमारी फर्श पे लेट गई कि मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, इतने लंबे बाल थे, और बॉय कट सारे बाल कटवा दिए पूरे, सारे प्रूफ है, सारी चीजें हैं मेरे पास। बाल कटवा दिए, नखून कटवा दिए, हमसे कपड़े गए, कपड़े बदलवा दिए। बड़ी मुश्किल से उसे हाथ पैर जोड़ के उसे भर्ती करा रात को। हमने सोचा सब कुछ हमारे भले में हो रहा, हमारी बेटी के भले में, भाई गुड़िया ठीक हो जाएगी, अच्छी होकर घर जाएगी, इसका शादी ब्याह करेंगे। बस इसी चक्कर में हम, मेरी बहन की जान गंवा गए मैम। उसके बाद अगले दिन हम गए, एक तीमरदार उन्होंने रोका मेरी मदर को उसके पास, एक से ज़्यादा आदमी को रुकने देते। मैं और मेरे फादर घर लौट आए। अगले दिन जब हम मिलने गए, हमने वहाँ डॉक्टर गए थे, तो वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर है जिसने ये सब कुछ प्रकरण किया है, उसका नाम डॉक्टर निकिता था, पीजी थी डॉक्टर निकिता। तो जब मैंने उससे बात करी कि अब आगे क्या होना है, तो मैंने कहा ये लड़की कमज़ोर भी है, चाहो तो इसे ग्लूकोज की कुछ बोतलें चढ़ा दो, 5-6 मैं बाहर से ला देता हूँ। उसने साफ मना कर दिया, बोली हम इसको ऐसा करके भेजेंगे कि ये आपके घर पे भी जाके अच्छा व्यवहार करे, तो हम इसे मुंह से ही खिलाएंगे पिलाएंगे। ये मेरी 2 टूक बात हुई उस निकिता ने, उसके साथ एक डॉक्टर आयुषी और थी पीजी, एक उनके मेरे पास मैडम लिखित में कागज हैं, लिखित में मेरे पास अस्पताल के पर्चे हैं। उन्होंने कहा कि कोई दवाई नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे, केवल मुंह से खाना खाएगी, व्यायाम करेगी, योगाभ्यास करेगी और इसे ठीक करके भेजेंगे हम आपकी लड़की को। कोई बात नहीं, हम अपने घर आ गए मैडम। 4-5 दिन तक कोई परेशानी किसी तरह की नहीं। मैं रोज रोटी पिताजी के हाथों टिफिन में माँ बहन की दोनों की भिजवा देता था, ये दे आते। लगभग 5-6 अप्रैल की घटना है। 4-5 दिन बाद अचानक ही क्या होता है, पापा का जो जाने का समय थोड़ा बदल गया, सुबह 10 की बजाय 2 बज गए, थोड़ी देर हो गई, 2-4 घंटे। मैडम इसमें क्या हुआ, अचानक सिक्योरिटी गार्ड दिनेश नाम का था, उसने धक्का मार के मेरे पिताजी को बाहर फेंक दिया। कह रहा भाई बुढ़े, ये मिलने का समय नहीं है, मिलने का समय निकल चुका, अब नहीं, आज नहीं मिल सकता। मेरे पिताजी ने उसके हाथ जोड़े कि भैया तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, तो ये मेरा रोटी का टिफिन तो दे दे, मेरी पत्नी और मेरी बेटी अंदर भूखी मर जाएंगी। तो उसने साफ मना कर दिया। और जब मेरे पिताजी ने अंदर घुसने की कोशिश करी, तो वो एक ही कमरे का वार्ड है, उसकी वो एक ड्यूटी डॉक्टर निकिता, वार्ड बॉय, नर्स सब आ गए और मेरे पिताजी पे जो 70 साल के सीनियर सिटीजन है उनकी छाती पे चढ़ गए, उन्हें बाहर भगा दिया और उनके मानसिक वार्ड में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। कह दिया अब आज के आइंदा तू बुढ़े यहाँ पे आएगा ही नहीं। अब मेरे पिताजी गुस्से में तमतमा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल प्रबंधन में गए शिकायत के लिए। वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट तो नहीं मिले, लेकिन उनके पीए मिले। पीए ने वहाँ से फ़ोन करा, उस दिनेश सिक्योरिटी गार्ड को उसी समय हटाया, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन का मामला था। वार्ड बॉय को हटा दिया और डॉक्टर निकिता को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कि आप ऐसे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसकी यही वाला दिन था, मेरे पिताजी लौट के आए। उसी रात उस डॉक्टर निकिता ने अचानक आके पहले एक इंजेक्शन नवनिधि के लगा दिया, उसके बाद एक और इंजेक्शन लगाया और उसके बाद पानी की बोतलें, एनएस की टांके 15-20 बोतलें मेरी बहन के शरीर में भर दी। मेरी मदर ने, मेरी माँ जो उसके साथ थी, उन्होंने पूछा कि जब आपने खुद मना किया कि कोई दवाई नहीं देनी है, कोई पानी की फ्लूइड की बोतल चढ़े, तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ठगा सा जवाब मेरी माँ को दे दिया कि भाई तुम चुप रहो, डॉक्टर तुम हो, हमें पता है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। उसी रात मेरी बहन के शरीर में गलत इंजेक्शन लगा के पहले रिएक्शन करा दिया। मेरी बहन का शरीर, आधा शरीर पूरा सूज गया, एक तरफ की आंख की पलक पूरी फूल के लटक गई, एक गाल, एक हाथ, एक पैर, आधे शरीर में पानी भर गया, आधे शरीर में रिएक्शन हो गया, आधे शरीर में रिएक्शन हो गया। अब वो ये समझ चुके थे इस बात को कि ये लड़की कभी भी खत्म हो सकती है। अब मानसिक विभाग वाले उससे पल्ला झाड़ना चाहते, अपनी जान बचाना चाह रहे थे। तो अगले दिन मैं फिर गया वहाँ पे देखने। जब मैंने ये स्थिति देखी, मैंने डॉक्टर निकिता से कहा, जो ड्यूटी डॉक्टर थी, कि ये क्या कर दिया, ये लड़की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ लाया हूँ। तो मैडम उसने मुझसे भी मेरे पिता जैसा व्यवहार करा, मुझसे कोई बात नहीं करी। नर्स का इसे बाहर कर, बाहर निकल कमरे से, मुझे भी कमरे से बाहर करा। सिर्फ एक सवाल पूछने पर ये भी, हाँ बिल्कुल मैडम, उस अस्पताल, जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर अपने को भगवान से नीचे नहीं समझते, वो अपने को भगवान का रूप ही समझते, क्योंकि पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की पूरी तरह से लापरवाही है। वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो इंसानों के ऊपर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो दवा लगा लगा के देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्या सिम्टम आएंगे, क्या लक्षण आएंगे। वहाँ पर इंसानों के ऊपर मैडम वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उस अस्पताल में स्टूडेंटों के द्वारा। वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का
कॉलेज है मैडम, जो GTB है केवल अस्पताल नहीं है, वो कॉलेज है। उसमें मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। तीसरे साल के MBBS के, चौथे साल के, पाँचवें साल के MBBS के स्टूडेंट वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे निकाल दिया, मैं वहाँ से एक व्हील चेयर थमा दी कि अब तू देख ले इसे। मैं व्हील चेयर पर अपनी बहन को लेके मेडिसिन में जगह जगह घूमा। वहाँ जाके मैंने फिर जब कोई डॉक्टर देखने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर निकिता के नाम का पर्चा था, एक डॉक्टर का पर्चा कोई दूसरा नहीं देखता, ये भी इनके अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है डॉक्टरों की आपसी। तो मैंने CMO जाकर, मैम एक्चुअली क्या है कि मैंने भी कोई डिप्लोमा मेडिकल लाइन में किया हुआ, मुझे भी 8-10 साल हो गए मेडिकल लाइन में जॉब करते हुए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देके बड़े हाथ पैर जोड़ के वहाँ के CMO से बात करी, पर्चे पे लिखवाया, दिखाया कि देखिए इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, ये स्वस्थ लड़की थी, इसके शरीर में रिएक्शन कराया गया, गलत दवाइयाँ दी गई हैं। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ मेरे कहने पर पर्चे में ये सब चीज़ें लिख दी कि कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई फ्लूइड इसके लड़की के बंद कर दिए जाए। मैं खुशी खुशी अपनी बहन को लेकर वापस मानसिक वार्ड उसकी वजह नहीं बताई गई, जो वो इंजेक्शन लगाया गया वो लगाया क्यों गया? मैडम उस इंजेक्शन को लगाने की वजह डॉक्टर निकिता ड्यूटी डॉक्टर ही बता सकती थी, और उसने कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं छोड़ा जो उससे सवाल पूछ सके। मेरे पिता के ऊपर उसने एंट्री से ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि मेरे पिता सवाल जवाब करते, उन्हें घुसने से रोक दिया। मैंने सवाल जवाब की कोशिश करी तो मुझे नर्सों से कह के धक्के कर मार के मुझे बाहर निकलवा दिया। तो जिससे कोई सवाल जवाब ना कर सके वो सबको भगा रही थी, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए। मैं वापस मानसिक वार्ड में आया, मैंने उन्हें दिखाया कि देखो वो पर्ची कॉपी मेरे पास अभी भी है, CMO ने जो लिखा है वो मेरे पास रिकॉर्ड अभी भी है। तो वापस लाती, मैंने उन्हें कहा ऐसे ऐसे मैं लिखवा के लाया हूँ। वो तो मेरी बहन के फिर दोबारा पानी की बोतल लाके नसों में NS की बोतलें फिर चढ़ाने लगे। मैम पर डे का रिकॉर्ड था मानसिक में 15 से 20 बोतल चढ़ाए थे। ये फैक्ट है कि आप मानसिक विभाग में जनरल मेडिसिन का इलाज नहीं, शारीरिक इलाज कर ही नहीं सकते। मानसिक विभाग में आप मानसिक बीमारी का इलाज करेंगे, और जैसी शारीरिक बीमारी आपको लगती है तो आपको मरीज को मेडिसिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा उसी संबंधित विभाग में, क्योंकि अस्पताल में हर तरह के विभाग हैं, सारे विभाग अलग अलग हैं और सब में अलग डॉक्टर हैं। नहीं तो फिर एक ही मेडिसिन का डॉक्टर ही पूरे सर से लेके पाँव तक सारे बीमारियों का इलाज कर लेता। ये सारी घटना हुई, मैं उस दिन लौट के आ गया। अब इन्हें उसे डॉक्टर निकिता थी, उसको ये लग गया कि अभी लड़की कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसे पता था उसने क्या उसके शरीर में घुसा दिया इंजेक्शन के रूप में। तो उन्होंने आधी रात के 11:30 बजे दोनों माँ बेटी को निकाल के बाहर फेंक दिया। ये बिल्कुल इसी तरह का अस्पताल है मैडम, एक एक बिल्डिंग होती है, उसके बीच में ऐसे पार्क खाली जगह होती है, उसके बाद अलग विभाग की बिल्डिंग, फिर खाली जगह होती है। तो मानसिक विभाग की बिल्डिंग से बाहर निकाल दी रात के 11:30 बजे। अब उसका प्रूफ क्या है, उसके कब मेरे पास रात के 11:45 बजे की एक एक्सरे रिपोर्ट है, क्योंकि उसने उन्हें ये भी कहा था माँ बेटी को कि अब आप एक्सरे करा लो और मेडिसिन विभाग में चले जाओ, अब आप मानसिक के नहीं रहे, अब मेडिसिन में चले जाओ। तो रात के 11:45 का हमारे पास एक्सरे रिपोर्ट है, उसमें एक्सरे के ऊपर टाइम और डेट लिखा है, वो हमारे पे ये भी प्रूफ है। अब जब अगले दिन मैं और मेरे पिताजी अस्पताल जाते हैं तो मानसिक विभाग में मुझे मेरी ना मदर मिली ना मेरी बहन मिली। जब मैंने पूछा कि भाई मेरी बहन कहाँ है, तो मुझे ठगा सा जवाब दे दिया गया कि अब तुम उन्हें जाके मेडिसिन में ढूंढ रहे हो, अब वो यहाँ से चली गई, मानसिक के हिसाब से भी नहीं रही, अब वो मेडिसिन की बीमार हो गई, अब हमने उसे मेडिसिन में भेज दिया, उसके साथ गलत करके और उसे मेडिसिन में भेज दिया। मेडिसिन में जाके मैडम उसी डॉक्टर निकिता जो PG थी वहाँ पे, उसी ने अपने ही जो फ्रेंड को, अपनी ही यूनिट के डॉक्टर को वहाँ पे ये केस भेजा और कह के भेजा कि इसको जिंदा बचना नहीं है, इसको मारना है। वो वहाँ पर डॉक्टर अबीर नाम का डॉक्टर था मेडिसिन में, और वैसे ही लड़की मेरी बहन मेरी बेड पे लेटी हुई थी, 2-2 बोतलें दोनों साइड NS की लिक्विड चढ़ी हुई थी और नसों में पानी भर रहे थे, दबा के ठोक के पानी भरा। तो मैडम जब मेरा पारा चढ़ गया, मेरे से सहा नहीं गया, मैं उस डॉक्टर अबीर के कमरे में घुस गया। मैंने उससे कहा मुझे पर्चे दिखाओ, मेरी बहन के साथ तुम क्या कर रहे हो। कोई मैम उस GTB अस्पताल की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अभी कल ही आप जाइए, आप खुद जाके वहाँ इंक्वायरी करिए कि जितने भी वहाँ मरीज भर्ती हैं उसका एक पर्चा मरीज के तीमरदार मरीज के परिजनों को नहीं दिया जाता। इतनी मोटी फाइल बन जाती है रोज की, सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम की रिपोर्ट होती है, वो पूरी फाइल अस्पताल प्रशासन अपने पास रखता है, ताकि कल भी मरीज के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो तो उस सारी फाइल को छुपा लिया जाए, आपको कुछ पता ही ना चले क्या हुआ है। तो मैं उसके कमरे में घुस गया डॉक्टर के, और उसकी मेज पे से मैंने अपनी बहन की फाइल उठा ली, क्योंकि मैडम मैं समझ चुका था कि मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है, और मैंने अपने मोबाइल से उसकी सारी फोटो खींच ली पूरी। अब ये भी उसे नागवार गुजरी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत उसके लिए वो हो गया कि सारी बातें इसे पता चल जाएगी। मैं चुपचाप उसे लेके, मैडम मेरे घर के पास यमुना विहार पड़ता है, उसमें 9-10 नर्सिंग होम है, मैं एक तरफ से सारे नर्सिंग होमों में गया, सारे डॉक्टरों को जा के मैंने मोबाइल में रिपोर्ट दिखाई कि जी मेरी बहन है सगी, मैं अस्पताल में ले गया था, वहाँ भर्ती है, उसके साथ गलत हो रहा है, देखिए मैं लेके आऊँ। मैडम
सारे डॉक्टरों ने मुझे यही कहा, देखिए मुझे नॉलेज पहले नहीं थी, मुझे पता नहीं चला, उन डॉक्टरों ने बताया एक्सरे रिपोर्ट देख के कि तुम्हारी बहन के तो भैया दोनों फेफड़ों में पानी भर गया, ऊपर तक दोनों फेफड़ों में पानी भर गया है, तुम्हारी बहन के शरीर में पानी भर गया। ये जो एक्सेसिव, जो अनियंत्रित जो फ्लूइड जो बोतलों में नसों के द्वारा भरा जा रहा था, वो धीरे 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 बढ़ता हुआ दोनों फेफड़ों में भर गया, दिमाग में, शरीर में, हाथ पैरों में, पूरे शरीर में फ्लूइड भर दिया और कोई चीज़ पकड़ नहीं। लेकिन फ्लूइड सारे ही डॉक्टरों ने मुझे कहा कि लड़की को खत्म कर देंगे, तुम उस सरकारी अस्पताल से लाके किसी प्राइवेट अस्पताल में उसे ले जाओ, उसे बचाना। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, पिता का भी सार नहीं, पिता मेरे किसान है, मेरे पास भी कुछ समय से रोजगार नहीं है, तो मैं प्राइवेट का तो खर्चा नहीं दे। तो भी उन्होंने मुझे ये कहा कि भैया कहीं ना कहीं आप ले जाओ, लेकिन वहाँ से आप इसे निकाल लो, इस लड़की वहाँ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। मैं भागा और वहाँ पे उन्हीं डॉक्टरों ने मुझे बताया कि हर विभाग का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD होता है, आप उसकी निगाह में बात डाल दो, शायद आपकी बच्ची बच जाए। मैं भागा वापस आया मैडम। ये 9 अप्रैल की घटना है। 9 अप्रैल को सुबह जब मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मैं HOD के कमरे में घुसने लगा। HOD का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कमरा बिल्कुल मेरे सामने ही था। तो मुझे जाते देखते वो डॉक्टर अबीर था, अबीर कुंडू नाम था, उसने आके मुझे एकदम से रोक लिया, कह रहा तू यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कोई आम आदमी नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? वो मैं बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपनी बहन की मुझे शिकायत करनी है। उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, रोक लिया और उसी समय अल्ट्रासाउंड का पर्चा बनाया कि जाके अल्ट्रासाउंड करा ले, अल्ट्रासाउंड की पर्ची बनवा ला। मैं भागा नीचे गया, सुबह की बात थी मैम, सुबह 7 बजे की। मैं नीचे से अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन करा के लाया। अल्ट्रासाउंड वालों ने कहा कि 9 बजे बहन को ले आओ, बहन का अल्ट्रासाउंड कर देंगे तुम्हारी का। मैं वापस आया हूँ, मैंने कहा कि भाई चलो नवनिधि को लेके चलें, तो वो फिर आ गया मैडम। इस समय उसने पूरा इनकी प्लानिंग हो गई थी, उसके पर्चे में भी लिखा हुआ है कि रिलेटेड कुछ प्रोमोस्टिकेटेड करके एक इनका कोड वर्ड है अस्पताल वालों का, कि जब किसी भी परिजन का अस्पताल कर्मचारी से झगड़ा हो जाए और जब ये उसको टारगेट करे कि अब इस मरीज को खत्म करना है, क्योंकि ये उनके लिए गाजर मूली काटने जैसा है, एक चींटी को दबाने जैसा है, उनके लिए किसी को मारना कुछ भी नहीं। वो ये फैसला कर चुके थे, तो वो भूल गया, उसके हाथ पांव फूल गए, वो भूल गया, उसके हड़बड़ाने लगा। क्योंकि मैडम जो चोरी, डॉक्टर अबीर, क्योंकि जो चोरी करता है वो बार बार बातें भी बदलता है, वो हड़बड़ाता भी है, वो उसके हाथ पांव फूलते हैं, वो बातें बदलेगा। तो वो यही भूल गया कि उसने अभी मुझे 1 घंटा पहले अल्ट्रासाउंड की पर्ची बनाने भेजा था और मुझे एक नई पर्ची पे लिखने लग गया कि एंडोस्कोपी की जांच करवा ला राजीव गांधी अस्पताल, जो 1 किलोमीटर दूर था। मैडम मुझे तो कुछ उस बारे में पता नहीं था। मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैं अपनी बहन को लेके वहाँ चला जाता हूँ। तो वो ये भी मना कर दिया, बोले लड़की को लेके नहीं जाएगा, तू अपने पिता को लेके जा, आज OPD का पर्चा बनवा के ला और कल लड़की लेके जाइयो। कितनी मैडम पूरा षड्यंत्र रख के किस तरह से करा। और मैं तो यही सोचता रहा कि एक साधारण डॉक्टर है, मेरे तो मन में कोई मैडम दुर्भावना नहीं आई। मैंने तो सोचा ही नहीं कि हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हम तो चुपचाप मैं और मेरे पिताजी वहाँ से चले गए। लेकिन मैडम हमें वहाँ पे 1-2 घंटा लग गया। प्रत्यक्षदर्शी मेरी बहन के साथ मेरी माँ और कमरे के बाकी मरीज है। जैसे हम वापस आए इन सब ने हमें बताया, लड़की जब मैं वापस आऊँ तो लड़की की बॉडी पड़ी, लड़की हमारी फैली पड़ी हुई थी, कोई डॉक्टर नर्स उसके पास नहीं था। सारे मदर आसपास के परिजनों में हल्ला मचा हुआ था। इन्होंने हमें बताया कि भैया जैसे तुम बाप बेटे निकले हो वैसे ही वो डॉक्टर अबीर आया था, एक लाल रंग का इंजेक्शन उसके हाथ में था और वो तुम्हारी बहन के लगाने लगा। लड़की ने हमारे साथ नाश्ता किया था, हंस बोल रही थी, बिल्कुल ठीक बैठी थी मैडम, और ये तो सारे मरीजों ने भी देखा था। तो उसके आते ही लड़की ने मना किया कि अभी मेरे भैया और मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, डॉक्टर साहब अभी मत लगाइए। और वो पानी की जो बोतलें भरी थी उसके कारण उसे पेशाब बहुत आता था गुड़िया को। तो उसने कहा मुझे पेशाब जाना है, मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रहा है, मुझे पेशाब जान दो। बोला नहीं, जब तक ये इंजेक्शन नहीं लग जाता जब तक तू कहीं नहीं जाएगी। फिर उस लड़की ने बोला, वो कोई उसकी अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी, उसने कहा मुझे लैट्रिन आ रही है, बहुत जोर से मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे लैट्रिन जाने दो। बोला कहीं भी नहीं जाएगी, ये इंजेक्शन लगा ले बेटी, फिर तू जहाँ जाना चाहे। नवनिधि जब तू जहाँ जाना चाहे वहाँ चली जाना। उसने मैडम एक तरफ से इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाती ऐसे लड़की की मृत्यु हो गई जैसे कि पता नहीं क्या उसने रिएक्शन करवा दिया। ये डॉक्टर देखिए कभी भी जहर नहीं देते। मैं भी मेडिकल लाइन को, मुझे पता है कि ये बताया जाता है कि 2 दवाई मिलके अमृत का काम भी कर सकती है और वही 2 दवाई मिलके किसी के ऊपर जहर का काम भी कर सकते हैं। दवाइयाँ शरीर में रिएक्शन करती हैं। मेडिकल लाइन में डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है कि ये और ये दवाई एक साथ नहीं देनी, वरना रिएक्शन कर जाएगी, शरीर में पॉइजन क्रिएट हो जाएगा। उस चीज़ का इस्तेमाल मैडम ये करते हैं किसी को मारने के लिए। तो इसी तरह गलत दवाई उसको दी गई, एक सिस्टमेटिकली तरीके से गलत दवाई दी गई जो कि शरीर में गलत रिएक्शन कर दे। ऐसी दवाई होती है जिससे खून पानी बन जाता है, हृदय की गति अपने आप रुक जाती है। इस तरह की दवाइयाँ हैं, मेडिकल लाइन में है। तो उसने कोई गलत दवाई दी, रिएक्शन करा के लड़की हाथ की हाथ खत्म कर दी और भाग गया वहाँ से। पूरी प्लानिंग से काम किया ताकि कोई बचाने वाला ना हो। इसलिए मुझे मेरे फादर को, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन का उसे पता था, मैं वहाँ पे होता तो मैं उसको CPR देता, लड़की को भाग दौड़ करता, इसलिए मुझे वहाँ से हटा दिया, मेरे पिताजी को हटा दिया और कोई सहायता नहीं दी। क्योंकि वही वाला आधा घंटा होता है जब आप जीवन रक्षक दवाएं या फिर ऑक्सीजन या बिजली के झटके देके ऐसे व्यक्ति की दोबारा जान वापस लौटाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ मैडम इतना ज़्यादा अन्याय हो गया
हमने पुलिस बुलाई, तो जो 100 नंबर वाले पुलिस वाले आए उन्होंने शुरू में थोड़ा हमारा साथ दिया। उस डॉक्टर अबीर को मैं खुद पकड़ के लेके गया पुलिस किस दिन पुलिस बुलवाई जब आपकी बहन? समय जब बॉडी लड़की की हमारी बेड पे, जब भी हमने वहीं पे ही पुलिस बुलाई, तो 100 नंबर वालों ने तो हमारी सहायता करी, हमारी बात भी सुनी, डॉक्टर को डांटा भी। इतने में ही अचानक जीटीबी एनक्लेव से आईओ आ गया। आईओ का नाम अरविंद था मैडम, वो जीटीबी एनक्लेव थाने में है, शायद ऐसा ही है वहाँ पे, वो हमारा आईओ क्रिएट हुआ। उसने आते ही डॉक्टरों का पक्षपात शुरू कर दिया। वो वहाँ पे आज से नहीं मिला हुआ मैडम, उसका रोज का काम है उस अस्पताल में चक्कर लगाना। वो आते ही उसने नाम था उनका? उसका अरविंद नाम है मैडम, अरविंद नाम है। वो जीटीबी एनक्लेव में एसआई पद पे है। वो आईओ निर्धारित हुआ था गुड़िया के केस का। आते ही उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उससे शिकायत करी, उन्होंने मुझसे बोला पीछे तू ज्यादा बोल रहा है, और मुझे पीछे कर दिया। और उस डॉक्टर अबीर के साथ, अबीर कुंडू नाम था, उसको लेके कमरे में घुस गया। और फिर इन्होंने पूरा मामला आपसे जानना चाहा उन लोगों ने? मैडम पुलिस ने हमसे कोई भी बात नहीं करी, कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। वो तो मेरे से उन्होंने मुझे भगा दिया, उसने वो मेरी छाती पे चढ़ गया मैडम, जो आईओ था वो उस डॉक्टर को लेके उस कमरे में एक में घुस गया, पूरी बातचीत करके और चुप वहां से चले गए। हमें उसी हाल में ऐसे ही छोड़ दिया, लड़की का शरीर बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा। हम इंसाफ के चक्कर में कि हम क्या करें, कहाँ से हमें वो, ये 12 बजे की घटना है और रात के 9 घंटे मैं, मेरे फादर, मेरी माता लड़की के साथ बेड पे शरीर पड़ा था, ऐसे ही खड़े रहे रात के 9 बजे। रात के 8-9 बजे कुछ हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार वगैरह जब आए हैं, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अस्पताल प्रशासन पे जोर बना, हमने शोर हल्ला मचाया दुनिया भर का, तब कहीं जाके इन्होंने लड़की का जो शरीर है वो, लेकिन शरीर दे ही नहीं रहे थे, शरीर तो हमें देने से मना ही कर दिया, वो जमा कर लिया मोर्चरी में रात के 9-10 बजे। हमने जब उस आईओ से बात करने की कोशिश करी अरविंद से कि भाई ये सब क्या हो रहा है, तो उसने मुझे एक बात कही कि भाई तू मुझे 2 लाइन में लिख के दे दे कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता किसी के भी खिलाफ, और लड़की का शरीर ले जा। मैंने कहा मैं अब खुद फैसला करने वाला नहीं हूँ, तो मैं अपने माता पिता से बात करूँगा, और मैं वापस आया हूँ, तो हम ये लिख के नहीं दे पाए। तो फिर उन्होंने लड़की का शरीर हमसे छीन लिया, उसे जमा कर दिया, और मैडम वो शरीर मोर्चरी में रख लिया गया है। उस शरीर के साथ 100% छेड़खानी हुई है, उसके ऑर्गन भी निकाले गए हैं, और सबूतों को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई है। इसीलिए वो शरीर 5-6 दिन तक मोर्चरी में रखा गया। उसको ना तो वो पोस्टमार्टम कहते ना, हमें क्रियाक्रम करने दे रहे थे। शरीर से लड़की के छेड़खानी हुई, जो करना था उन्होंने उस लड़की की इतनी बेगती करी है बेचारी बच्ची की। उसके बाद जब मैंने सारे में शिकायतें करी इधर उधर क्षेत्र के पार्षद विधायक पे, उन्होंने फ़ोन करा, तब कहीं जाके लड़की की बॉडी LNJ भेज के पोस्टमार्टम करके हमें शरीर दिया गया। वो शरीर मैडम सारा खुला हुआ था जगह जगह से, और देख के ही पता चला था कि उसमें आधी चीज़ें थी, आधी उसके ऑर्गन नहीं थे। सर की रुई हटी हुई थी, सर की कैप हटी हुई थी, सब कुछ उसका शरीर बिल्कुल, हमें तो हड्डियों का ढांचा मिला है लड़की। जब आप लोगों ने की बॉडी का जब देखा, तो आप लोगों ने फिर से पुलिस को सूचना दी इस बारे में? मैडम एक्चुअली वहाँ पर तो उन्होंने सारा थैले में, उसमें कपड़ों में बांध करके देते हैं, वो तो जब हम उसे क्रियाक्रम के लिए, जब संस्कार के लिए जब वहाँ लेके गए, तो वहाँ जाके ऐसा लगा हमें, जब सारा खुला पड़ा था सारा शरीर और वो सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन मैडम आईओ की इसमें बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी भी रही है, बहुत ही मैडम अमानवीयता है, डॉक्टर की अमानवीयता, पुलिस वालों की बहुत ही ज़्यादा अमानवीयता है। ये मिली भगत करते हैं सामने वाले पक्ष उसके साथ, शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं मैडम, किसी को न्याय मिलने नहीं देते हैं। इसने हमें लड़की की बॉडी रिसीविंग एक पर्ची होती है पोस्टमार्टम के बाद, वो भी नहीं दी। तो वहाँ पे जो हम घाट पे लेके गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस शरीर का पोस्टमार्टम, इसका क्रियाक्रम लड़की का नहीं करेंगे, पहले कोई सबूत लाओ कि इसका पोस्टमार्टम हुआ। और मैडम उसने, पुलिस वाले ने हमें दी नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम जब भी होता है ना, तो एक तो FIR के बाद होना चाहिए, ये कायदा है, और उसके ऊपर धारा उसी वक्त ही लग जाती है जब आप पोस्टमार्टम MLC बनती है, तो एक धारा जरूर लग जाती है, जांच की धारा, कि ये एक आपराधिक मामला है, उसकी जांच। वो सारा कुछ हमसे छुपाने के लिए उस अरविंद आईओ ने वो सब कुछ हुआ ना। रेसिडेंसी निगमबोध घाट के जो क्लर्क थे वहाँ पे, जब मैंने उन्हें सारी घटना बताई, तो उन्होंने खुद उस अरविंद को, आईओ को, पुलिस वाले को फोन करके इतनी लताड़ लगाई, और उससे सारी धारा, पोस्टमार्टम नंबर, सारी डिटेल उन्होंने उससे पूछी है। वो दिन था मैडम, उसके बाद वो मुझसे मिलने को मना कर देता, मेरा ना उसने फ़ोन उठाया आईओ ने एक बार भी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए भी साफ मना कर दिया। फिर मेरे रिलेटिव वगैरह लेके गया, रिश्तेदार लेके गया, 3 महीने 4 महीने बाद मुझे रिपोर्ट दी, और कोई कार्रवाई ना वो खुद कर रहा है ना किसी और को करने दे रहा। हम पूरे भारत में मैडम भागे दौड़े फिर रहे न्याय के लिए, अपनी बहन के लिए। हम स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत दे चुके हैं, हम प्रधानमंत्री को शिकायत दे चुके हैं, हम SDM DM को शिकायत दे चुके हैं, इलाके के ACP DCP, हम हर जगह शिकायत दे चुके हैं, मीडिया में मारे फिर
रहे हैं कि कृपया कोई मेरी बहन नवनीत को न्याय दिलवाएं, उस डॉक्टर अबीर का लाइसेंस खारिज हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ना जाने कितने लोगों की जान वो दुष्ट पहले ले चुका है, उसने मेरी बहन की जान दी और अब आगे भी उसको लाइसेंस मिला हुआ है रोज लोगों को मारने का, पता नहीं कितने लोगों की जान उसने आगे भी वो ले रहा होगा। मेरी आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाएं, संबंधित जो है सरकारी विभाग जागे, सरकारी विभाग जागे, देश की सरकार जागे। ऐसे ये जो क्रूर, ये जो अमानवीय घटनाएं देश में हो रही हैं, जो सरकारी कर्मचारी अपने जो है अपने कार्य का पालन नहीं कर रहे, लोगों की जानें ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी डॉक्टरी की डिग्री से लेकर और लोगों की हत्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है। देखिए, अभी हमारे साथ नवनिधि के भाई मौजूद थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो लड़की, और इनके लिए ये अब आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि 1 साल से लगभग 1 साल हो चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई सहायता नहीं करी, सरकार से भी मदद मांग ली, कोई मदद नहीं मिली। अब मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी बहन को न्याय मिले, कम से कम कोई चीज़ तो, कोई सरकार कहीं से तो आवाज़ कोई लगाए इनको, जो इनकी सहायता हो। लेकिन अभी इनकी आंखें नम, इनका दर्द बता रही है कि किस तरीके से अस्पताल ने इनकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया और इनका आरोप है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें पुलिस भी शामिल है। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ दिल्ली।